Okay, students, how are you all? In last video we had discussed about the हम लोग डिस्कस किया था ईडियोसाइटोसिस के बारे में डिस्कस किया था, हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया के बारे में डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिमेंबर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ओनियन पील वी प्रिपेयर्ड। स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने ओनियन पील से एक ऑब्जर्वेशन किया था माइक्रोस्कोप से, तो हमने उस टाइम क्या किया था, ओनियंस के पील को पील ऑफ करने मतलब निकालने के बाद उस पर क्या डाला था, आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। तो उस टाइम हम लोगों ने आयोडीन का सॉल्यूशन क्यों डाला था, क्योंकि जो अनियन के जो अंदर सेल होते हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके, तो अगर हम उस पर आयोडीन सॉल्यूशन नहीं डालते, उस कलर को ऑब्जर्व नहीं करता, तो हमें उसके सेल दिखाई नहीं देते। ठीक है, एक चीज़ और भी यहाँ लिखा है कि अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन, जो हम लोग, आप अनियन को देखते होंगे कि अनियन का जो कुछ कलर होता है, जैसे ये अनियन है तो अनियन का देखिए कुछ कलर या ज़्यादा मतलब पर्पल कलर का होता है, कुछ हल्का वाइट तरह का होता है। तो जब हम इस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं तो जिस तरह का अनियन अलग अलग पार्ट में होता है, तो किसी जगह जो उसका होता है वो कलर बहुत डार्क हो जाएगा। जैसे देखिए ये है, ये ज़्यादा यहाँ पे डार्क पर्पल कलर का है, तो जब इस साइड में आयोडीन का सॉल्यूशन पड़ेगा तो ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और अगर इस पार्ट में कहीं यहाँ थोड़ा वाइट है तो यहाँ पे इसका कलर लाइट रहेगा। ठीक है, यही बता रहा था यहाँ पे। और इसकी जगह हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, सैफरनिन सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, या मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से भी हमें वैसे दिखाई देगा। तो अभी समझ में आया होगा आपको कि हम लोगों ने ओनियन के साथ जो आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ क्यों किया था, क्योंकि जो इसके अंदर के सेल होते हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, और इस रीज़न से वो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देते। लेकिन जब हमें उनके अंदर ब्लू सॉल्यूशन या आयोडीन का सॉल्यूशन डाला तो वो ब्लू कलर के हो गए, कलर चेंज हो गए, तो इसलिए वो हमें ग्लास में या वाटर में दिखने लगे। ठीक है, अब देखिए हमने इसके पहले अनियन के बारे में ऑब्जर्व किया था, अब हम लोग अपने बॉडी के सेल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आगे देखिए एक्टिविटी है यहाँ पे। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। ग्लास की स्लाइड लीजिए, ठीक है, उस पर पानी का ड्रॉप ले लीजिए। एक आइसक्रीम स्टिक से स्टिक को अपने चिक के चारों तरफ घुमाइए। को क्या कोई मटेरियल उस पर स्टक होता है? विद द हेल्प ऑफ निडल की हेल्प से इस जो स्टक इस पे होता है उसको क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ निडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड। इसको कहाँ रखना है? ग्लास स्लाइड पे हम इसको ले जाना है, किसकी हेल्प से? निडल की हेल्प से। ओके, जो हमने इसके लिए रेडी किया था अभी। टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू। कलर के लिए हम इस पर क्या कर सकते हैं, मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन डाल सकते हैं। नाउ द मटेरियल इज़ रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन। इसके बाद जो हमारा मटेरियल होता है वह माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने के लिए रेडी हो जाता है। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। इसको कवर करना मत भूलिए। वॉट डू वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वट इज़ द शेप ऑफ द सेल्स वी सी, ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट। जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उस टाइम रेडी करेंगे जब सीट्स, तब वहाँ पे इसका ऑब्जर्वेशन लिखेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू। आगे देखिए, एक और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉज देयर अ डार्की कलर्ड स्पेरिकल और ओवल। वो जो यहाँ पे डार्क कलर का जो बनता है वो स्पेरिकल होता है या ओवल होता है? डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। वो जो स्ट्रक्चर बनता है, मतलब देखिए जब हम इसमें सॉल्यूशन डालें और जब वो कलर को ऑब्जर्व करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसी स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहते हैं। वह दिस सिमिलर स्ट्रक्चर इन ओनियन पील सेल्स। तो क्या यही जो ओनियंस के पिल्स थे, क्या उसमें सारे स्ट्रक्चर एक जैसे थे? हाँ, एक जैसे थे। मैंने बताया था छोटा ओनियन था या बड़ा था, सब में स्ट्रक्चर एक जैसे थे। आगे देखिए, द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड। न्यूक्लियस के पास डबल लेयर जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ अ पोर्स। इसमें पोर्स होते हैं विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड the nucleus to its outside, that is to cytoplasm, which we will talk about in section 5.2। आगे एक्टिविटी में हम देखेंगे। देखिए ये कहने का अर्थ ये है कि देखिए सेल है, ये जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, यहाँ पे पोर्स बने होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू से क्या होता है, ट्रांसफ़र करता है मटेरियल को इनसाइड्स। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ ये मटेरियल को पास करता है।
ठीक है। आगे देखिए, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, विच आर विजिबल एज रेड रॉड सबस्ट्रक्चर। लेकिन ये हमें कहाँ दिखाई देते हैं, ये रॉड्स, ये हमें विजिबल कब होते हैं, किसमें, रॉड सब स्ट्रक्चर में ये विजिबल होते हैं, ठीक है, जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है तब। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। देखिए, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो पुराने से नए में जाते हैं। इस ऐसे समझ लीजिए कि मतलब पेरेंट्स से आगे की जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, जैसे देखिए जो पेरेंट्स होते हैं उनसे हमें अपने बालों का कलर, स्किन का कलर या आइज़ वगैरह या चीज़ें हमें मिलती हैं, होता तो डीएनए जो मैच होता है। तो उनका हम होता है ना कि हम एकदम अपने फादर के जैसे दिखाई देते हैं या हम अपने मदर की तरह दिखते हैं, हमारे बाल उनके जैसे हैं, हमारी आंखें उनकी जैसी है। तो ये सब किस वजह से होता है, डीएनए की वजह से होता है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम्स होता है किस चीज़ का बना होता है, क्रोमोसोम्स जो होता है वह यहाँ लिखा है ना, कंपोज डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। जो डीएनए होता है इसमें इंफॉर्मेशन होती है, ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है, जो कब काम आती है, जब नया सेल कंस्ट्रक्ट होता है, बनता है या ऑर्गेनाइज होता है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और जो डीएनए के अंदर जो कार्य करते हैं, जो कार्य होता है, उस सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमोटिव मटेरियल। और जिस सेल में ये डिवाइड नहीं होता है, मैंने ऊपर बताया था ना, जब डिवाइड होता है तभी दिखाई देता है, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो किस पार्ट्स में ही प्रेजेंट होता है, क्रोमोटिन मटेरियल के पार्ट्स में। किस पार्ट में, किस फॉर्म में, क्रोमोटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमोटिन मटेरियल विजिबल एज इनलैंगड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये किसकी तरह दिखाई देते हैं, थ्रेड की तरह दिखाई देते हैं। Whenever the cell is about to divide, the contained material gets organized the chromosomes। देखिए मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे होते हैं। जैसे देखिए ये हो गया हमारा सेल ना, ये देखिए इसमें ऐसे उलझे हुए रहते हैं। फिर जब ये डिवाइड होने वाले रहते हैं तो किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देखिए ऐसे और ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। कब, जब डिवाइड होने वाले रहते हैं तब। आगे देखिए, द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो न्यूक्लियस होता है वह मुख्य रोल प्ले करता है, कब, सेलुलर रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच, उस प्रोसेस से जिसमें कि सिंगल सेल डिवाइड होता है एंड फॉर्म न्यू सेल्स, जिसमें से सिंगल सेल डिवाइड होकर न्यू सेल बनाता है। इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशल पार्ट, ठीक है, एक ये और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट के साथ, इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप, उस इन्वायरमेंट के साथ जिस इन्वायरमेंट में सेल डेवलप होगा। एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एंड मैच्योरिटी, और ये भी डिसाइड करता है कि जो सेल है वो मैच्योर होके क्या बनेगा या कैसा बनेगा, ठीक है। जैसे कि बेबी होता है ना, तो जब बेबी होता है तो डिसाइड होता है ना कि वो अभी छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, फिर वो बड़ा होके कैसे बनेगा, क्या बनेगा, फिर क्या क्या। जैसे बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनके अंदर जो माँ बाप के गुण वो थोड़े कम दिखाई देते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनके गुण हमें दिखाई देने लगते हैं। वैसे ही इस सेल में भी होता है, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, जो सेल में भी पुअरली डिफाइंड, सेल जो होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है, किस वजह से, उसमें एब्सेंस होता है, क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, अनडिफाइंड मतलब जिसमें ये नहीं होता है सेल, कंटेनिंग ओनली न्यूक्लियरिक एसिड, क्या उसमें होता है, सिर्फ न्यूक्लियरिक एसिड होता है, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि क्या नहीं होते, सेल नहीं होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सेल नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का जो अर्थ होता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्राइमरी या पुराना, और कैरियोट मतलब होता है कैरियन या न्यूक्लियस। तो ऑर्गेनिज्म विच सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेंबर आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, और जिसमें कि ये होते हैं, क्या होते हैं, जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं।
तो ये यूकेरियोट्स के जो एग्जांपल होते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है। और जो आपने अभी यहाँ पढ़ा ये प्रोकैरियोट्स के, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। आगे देखिए, प्रोकैरियोट्स सेल also lack most of the other cytoplasmic organ cells। आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम भी है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का डायग्राम है, हम लोग पढ़ेंगे अभी, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल्स मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। मैं एक चीज़ समझाती हूँ। देखिए, जो ये होता है, अगर हम कंपेयर करें, मैं एक प्रैक्टिकल एक एक्टिविटी आपको बता रही हूँ कि अगर हम कंपेयर करें प्रोकैरियोटिक सेल को यूकेरियोटिक सेल से, तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर काफ़ी सारी साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गन्स पाई जाती हैं, ठीक है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी सारी साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, मतलब कि नहीं होता है, ओके। फिर देखिए, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, जो क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो क्लोरोफिल होता है वह प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड होता है किससे, मेम्ब्रेनियस वेसल्स से, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। बट नॉट विद द प्लास्टिड्स एज इन यूकेरियोटिक सेल, वैसा नहीं होता कि जैसे कि यूकेरियोटिक सेल में प्लास्टिक जैसा होता है, ओके। आगे डायग्राम है, देखिए जो डायग्राम है ये एक बैक्टीरिया का है, ठीक। ये है इसका न्यूक्लियोइड, ये है इसका रिबोसोम्स, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है इसका सेल वॉल, देख रहे हैं, ये एक बैक्टीरिया का है। ये देखिए, जैसे इसके रेज देख रहे हैं उलझे हुए, ऐसे ही इसके रेज जो होते हैं, सेल होते हैं, उलझे हुए होते हैं। आगे देखिए, आगे है साइटोप्लाज्म। अब हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। When we look at the temporary mounds of onion peel as well as human chick cells, जब हम किसका कंपेयर करेंगे, टेम्परेरी माउंट्स ऑफ ऑनियन पील का, उसके साथ ह्यूमन चिक सेल का, वी कैन सी अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इंक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन। हम देखेंगे कि एक लार्ज पार्ट या लार्ज रीजन जो होता है, जो किससे कवर होता है, किससे इंक्लोज होता है, सेल मेम्ब्रेन से होता है। दिस रीजन टेक्स अ वेरी लिटिल स्ट्रेन, ये जो रीजन है ये बहुत कम स्ट्रेन लेता है। इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, इसी को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, ईच ऑफ दिस ऑर्गन्स परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। देखिए मैं बताती हूँ, ये जो है आपका सेल है ना, इसके जो बाहर का होता है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो होता है वो क्या है, जो इसके अंदर ये मैंने अभी बताया, ये फ्लूइड होता है, जो ये फ्लूइड कंटेन होता है, जो भी फ्लूइड पार्ट उस होता है, जो ये फ्लूइड पार्ट है ना इसके अंदर, इसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सभी ऑर्गेनल्स होते हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आगे देखिए, सेल ऑर्गेनल्स आर इंक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो किससे इंक्लोज होते हैं, मेम्ब्रेन से होते हैं। इन प्रोकैरियोट बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, कहाँ होते हैं, जहाँ पे एब्सेंस होते हैं डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, जहाँ पे न्यूक्लियर रीजन एब्सेंस होते हैं। द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल होते हैं उसमें भी ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड द यूकेरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इंक्लोज ऑर्गेनल्स, दूसरी तरफ यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स भी होते हैं और मेम्ब्रेन इंक्लोज ऑर्गेनल्स भी होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलुस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल, हम इसको किसके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, वायरस के एग्जाम्पल से। देखिए, वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन्स, वायरस में कोई मेम्ब्रेन्स नहीं होता है, हैंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, तो इसी तरह से ये नहीं दिखाते हैं कि ये जिंदा है या नहीं, या इनमें लाइफ है या नहीं, क्योंकि इनमें क्या नहीं होता है, मेम्ब्रेन्स नहीं होता, इसलिए ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाते कि इसमें लाइफ होती है या जिंदा है या नहीं है। लेकिन अगर ये किसी लिविंग बॉडी, किसी ह्यूमन के बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है,
चले जाने के बाद ये क्या करते हैं, वहाँ के जो ह्यूमन बॉडी की सेल मशीनरी होती है उसका यूज़ करते हैं, और उसका यूज़ करके ये मल्टीपल ही होने लगते हैं, मतलब ये बढ़ने लगते हैं, इनकी संख्या बढ़ने लगती है। जब वायरस हमारे शरीर में जाता है तो बॉडी के सेल मशीनरी का यूज़ करता है, और यूज़ करके इनकी संख्या बढ़ने लगती है, और बढ़ती तभी है ना जब इनमें लाइफ आ जाता है, तो इस वजह से इनमें लाइफ आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये पार्ट यहीं कंप्लीट हुआ। ओके, रेस्ट पार्ट वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।